अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू पढ़ो पीके। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ केसेस बताऊंगा कितने किस्म के केसेस होते हैं और इनको किस तरह हमने टैकल करना है, किस तरह हमने इनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बचपन में फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन जो हमने इससे पहले एक क्लासेस में पढ़ी है वो क्या थी कि हम कोई भी एक नंबर लेते थे। फॉर एग्जांपल नंबर 14 है या आप इसको 14 कह लें, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज असल में कहते क्या है? फैक्टराइज कहते हैं ब्रेकिंग डाउन इनटू मल्टीपल्स या प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कह लें आप। यानी किसी भी एक क्वांटिटी को उसके प्रोडक्ट्स में तोड़कर लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। पहले हम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे? हम कोई भी एक नंबर लेते थे, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कांस्टेंट लेते थे, उसको हम उसके मतलब जो भी उसके फैक्टर्स बन सकते थे, यदि फॉर एग्जांपल 2 से वो डिवाइड हो सकता है तो हम उसको 2 7 14 करते थे और फिर 7 1 7। तो यहाँ से हमें पता चल जाता था कि यार ये दो जो हैं फैक्टर्स हैं, यानी 14 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। लेकिन अब हम चूँकि बड़ी क्लासेस में आ गए और हमने अलजेब्रा भी पढ़ना शुरू कर दिए, तो फैक्टराइजेशन सिर्फ मतलब रियल नंबर्स पे नहीं होता। यानी इसके अलावा फैक्टराइजेशन आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्सप्रेशन है 2x प्लस 2y, इसके ऊपर भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में मैं कवर करूँगा। मुख्तलिफ केसेस में आपको करवाऊँगा, कौन कौन से केसेस ज़रूरी हैं, उनको किस तरह हमने सॉल्व करना है। और मतलब फैक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि मल्टीपल डिग्रीज, मल्टीपल जो है टर्म्स पे बेस करें, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मल्टीपल जिनकी डिग्रीज हों। तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर हम फैक्टराइजेशन कैसे अप्लाई करेंगे और कितने किस्म के डिफरेंट केसेस के पॉलिनोमियल्स होंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको वो शुरू करूँगा। और उसके साथ साथ फिर हम मुख्तलिफ केसेस अगली वीडियोस में कवर करते जाएंगे, और मैं साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाता जाऊँगा जो कि ज़रूरी हैं। मतलब आप इनकी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। अगर आप एक किस्म की एक्सरसाइज या एक किस्म का क्वेश्चन करते हैं तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी भी साथ साथ उनकी भी तैयारी करवाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैक्टराइजेशन किसी भी एक्सप्रेशन को उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में खोल कर लिखने को कहते हैं। तो मैं अगर आपको एक वर्डिंग में बताऊं कि वर्ड्स में मैं इसको कैसे करूंगा, तो यानी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, फॉर एग्जांपल किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हम लेस कॉम्प्लेक्स करके लिख सकते हैं, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अलजेब्रा में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत ही क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें पी ऑफ एक्स को, पी ऑफ एक्स को आप कंसीडर कर लें कि ये कोई पॉलिनोमियल है, सही है। और अब अगर मैं पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, ये पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स है क्या? असल में ये फंक्शन यानी पॉलिनोमियल हैं जो कि एक्स वेरिएबल पे बेस्ड हैं। इस वजह से मैं इनको जी ऑफ एक्स कहता हूँ। इनको इसको पढ़ने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, यानी ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल्स हैं। और ये सब भी एक्स के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट हैं इससे। तो अगर मैं पी ऑफ एक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि 14 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और फॉर एग्जांपल 16 के फैक्टर्स कौन से हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये मतलब और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 का फैक्टर ये भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 16 के, ये भी फैक्टर है 16 के, और ये भी फैक्टर है 16। अच्छा, पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल बहुत किस्म के आ जाते हैं। ऐसे मोनोमियल आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो एक्सप्रेशन हो सकता है, ऐसे 4x प्लस 1 है, ठीक है, या 4x है। फिर बायनोमियल आ जाता है।
बाय का मतलब जो है वो 2 होता है। तो बायनोमियल के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई, बायनोमियल में आप फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4y कह लो, सही है, या 2x प्लस 4x कह लो, 2x स्क्वायर प्लस 4x कह लो, तो यानी दो टर्म्स आ जाती हैं। तो ये सब जो हैं कैटेगरी किस में आते हैं, ये सब के सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं ओवरऑल। तो ये अगर हम किसी भी एक पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x को हम फर्दर पॉलिनोमियल्स में रिड्यूस करके यानी उनको मल्टीपल फैक्टर्स में लिख के प्रोवाइड कर सकें, तो ये दोनों फैक्टर्स यानी ये दोनों पॉलिनोमियल्स इस p ऑफ x के फैक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक एक्सप्रेशन को ले लें, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन है 2a प्लस 2b। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिखाऊंगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे इसके। तो ये 2 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, ये दोनों जो हैं ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं इस पूरी टर्म के, यानी 2a प्लस 2b के फैक्टर्स हैं। तो अब इस पूरे चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ केसेस बताए गए हैं, तो मैं आपको हर केस के साथ उसको किस तरह हमने सॉल्व करना है एग्जाम में, क्या हमें किस तरह पहचान होगी उस केस की, और फिर किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको ये साथ साथ सिखाऊंगा। तो पहले केस की तरफ चलते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस कुछ इस तरह से है, केस 1। तो अब इस पूरी टर्म को हमने क्या करना है, हमें बोला जाएगा कि इसकी आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज का मतलब होता है आप इसके फाइंड करें फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप k को कंसीडर कर लें कि ये कोई भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट समझ लें, या कुछ केसेस के अंदर ये वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन ये k जो है ये एक ही कोएफिशिएंट या वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर k इक्वल टू 2 है, तो इस पूरे टर्म में यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमें पहले पिछली क्लासेस में हमने कॉमन लेना सीखा था। कॉमन किस तरह लेते हैं भाई, के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कि भाई अगर मैं टी मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू करूँ, तो ये टी पहले पी से मल्टीप्लाई होगा और फिर क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, टी पी प्लस टी क्यू। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जब हम इसको रिवर्ट बैक करें यानी हम बैकवर्ड्स करें, तो ये एक लिहाज से हमने कॉमन लिया है। दोनों टर्म्स के अंदर जो भी वेरिएबल कॉमन है हम उसको साइड पर करके लिख लेते हैं, और बाकी जो टर्म्स हमारे पास बचती हैं वो मतलब एक ब्रैकेट में अलग से आ जाती हैं। तो इस केस के अंदर अगर आप के को बराबर ले लें 2 के, फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिली है जिस जो कि इस तरह की है, फॉर एग्जांपल 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने से पहले आप देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ जो है कॉमन है। जाहिर बात है ये 2 कॉमन है, सबके अंदर तमाम टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, तो हम 2 को साइड पर ऐसे करके ब्रैकेट के साइड पर लिख लेंगे। अच्छा, अब 2 इन तमाम टर्म्स में से निकलेगा, तो बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो इन ब्रैकेट्स में आ जाएंगी हर टर्म के लिहाज से। फॉर एग्जांपल 2a में से अगर 2 गया तो क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। 2b में से क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, और 2c में से क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। आप इसको चेक करने के लिए दोबारा रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, यानी आप 2 को सबसे मल्टीप्लाई करके भी देखें तो दोबारा 2a प्लस 2b प्लस 2c बन जाता है। तो ये सबसे बहुत ही इजी और कॉमन फैक्टराइजेशन की एक केस है, जो कि आपको अक्सर औक़ात मिलता तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेसिस है स्टार्ट करने की फैक्टराइजेशन। तो इसमें और भी बहुत सारी मतलब आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दो टर्म्स की जगह दो छोटी टर्म्स दे दी हों। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो कि फॉर एग्जांपल पी क्यू प्लस पी ए। अब यहाँ पर p जो है, अब क्वेश्चन में आपको मैंने आपको पहले बताया था कि k कोफिशिएंट भी हो सकता है और k वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो k है वो p के बराबर है, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल दिया गया, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने p को कॉमन लेना है। अच्छा, अब इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से हम p कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इस टर्म में से q बच जाएगा और इस टर्म में से a बच जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं, और ये फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमने अभी कौन सी केस पढ़ा, हमने ये केस पढ़ा कि किस तरह हम कॉमन लेते हैं मल्टीपल टर्म्स में से।
तो अब केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। तो ये पूरा एक हमारे पास इस फॉर्म में हमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब 4 टर्म्स पे मुश्तमिल है और मुख्तलिफ इसके अंदर यानी 4 मुख्तलिफ वेरिएबल्स भी हैं, ए बी सी डी। तो दिखने में तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा, जब भी हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी बड़ी एक्सप्रेशन या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, तो हम उसको हमेशा तोड़ कर करते हैं, यानी हम उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो भी साइंस हैं वो साइंस जो जैसे कॉमन लेते हुए चेंज करते हैं या कॉमन लेते हुए हम उनका ख्याल रखते हैं, तो हमने वैसे ही ख्याल रखना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको के माइनस भी हो सकता है, माइनस के बी और प्लस के सी, इस फॉर्म में भी इक्वेशन आ सकती है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ के कॉमन लेना है और बाकी साइंस वैसे ही रहेंगे। बाकी जिस तरह के मतलब अगर आप साइंस कॉमन ले रहे हैं तो उसके लिहाज से मैं फिर आपको साथ साथ समझाऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने साइन कोई कॉमन लेना है तो बाकी साइंस पे क्या इफेक्ट होगा। वैसे ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेज में पढ़ी होंगी। तो अब इसके अंदर आपने तोड़ कर इस पूरे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी जो भी कॉमन टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकें कि यहाँ पर दोनों टर्म्स में ए कॉमन है और ये दोनों टर्म्स में बी कॉमन है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि आपको ये कुछ जम्बल्ड करके देते, कि यानी ए डी बी सी, बी डी ए सी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इन्होंने साथ साथ करके मतलब पॉसिबल है नहीं देंगे, क्योंकि आपको इन्होंने जज करना है। तो यहाँ पर आपने खुद अपने जो है पेयर्स बनाने हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए दोनों में कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में बी कॉमन है, तो आपने इनको फिर रीअरेंज करके इस तरह से लिख देना है। तो बहरहाल इसी टर्म को जो ऊपर है, क्योंकि ये यहाँ हमने रीअरेंज करके हमारे पास यही टर्म बनेगी, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम उसको तोड़कर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ए को हम इस पूरी टर्म को हम अलग से इसको अलग से हम कॉमन लेंगे और इसमें हम अलग से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या बाकी, सी प्लस डी, और बीच में प्लस का साइन क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अच्छा, और क्या हमने क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर बी कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, सी प्लस डी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने दो कॉमन लिए हैं इस पूरी टर्म को तोड़कर। तो कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि ये एक नई किस्म की एक्सप्रेशन बन गई है। तो आपको पता है कि अलजेब्रा में कोई भी एक नई एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी जो सी प्लस डी है, ये भी कोई ना कोई एक टर्म है और ये एक अलग टर्म है। और तो आप देख सकते हैं, आप इसको आप फॉर एग्जांपल एक्स के बराबर भी ले सकते हैं, यानी कि ये पूरी एक अलग टर्म की हैसियत रखती है और ये दोनों टर्म्स आपस में कॉमन है। और आप देख सकते हैं कॉमन निकल भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर दो कॉमन टर्म्स मौजूद हैं। कौन सी टर्म मौजूद है, सी प्लस डी, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो अगर आप इसको कंफ्यूज हुए बगैर करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सी प्लस डी को एक्स के बराबर ले लें। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लें और ए प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा। बाद में आप एक्स को रिप्लेस कर दें, क्या था भाई, एक्स सी प्लस डी ए प्लस बी। तो ये इस तरह भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैथ्स चूंकि नाम है आसानी का, जो भी आपको फॉर्मूला या जो भी केसेस बताए गए होते हैं वो इस तरह से बताए गए होते हैं ताकि आप उनको देखते ही सॉल्व कर सकें। तो इस पूरी टर्म को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपने सी प्लस डी डायरेक्ट कॉमन ले लिया, सिंपल। आप इसको पूरी एक टर्म के बराबर कंसीडर कर लें सी प्लस डी को। तो सी प्लस डी पूरी एक एक्सप्रेशन हमने कॉमन ले ली, किस में से, अच्छा ये पूरी एक्सप्रेशन में से। अब ये पूरी टर्म है, इसमें से सी प्लस डी जाएगा तो प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, और इस पूरी टर्म में से सी प्लस डी जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, यानी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है और ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। इसी केस की अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाएं, यानी मैं इसी केस की आपको एक एग्जांपल कराना चाहता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है यानी आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो उस पूरे केस, यानी अब है तो ये हम केस 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उस केस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा।
यानी 4 टर्म्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म भी आ गए और यहाँ पर क्यूब भी आ गया और स्क्वायर भी आ गए। तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलना है, जो हमने पहले सीखी, यानी हमने जो भी एक्सप्रेशंस या जो भी हमने तरीके पिछले चैप्टर्स में सीखे हैं, उनको ही हमने फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किसी तरह इसको इस फॉर्म में लाना है, जो हमने पहले पढ़ी थी, यानी केस 2 की फॉर्म में लाना है हमने इसको किसी तरह। तो यानी कोई 2 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉमन, जिनमें कोई ना कोई वेरिएबल कॉमन निकल जाए, और और फिर हम उसको पूरी टर्म में से हम फैक्टराइज़ कर सकें उसको। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। हमें पता है कि उस केस के अंदर एक वेरिएबल था, तो हमने किसी तरह एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हमें पता है यहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन आपको सब पूरी टर्म्स में दिख रही होगी। क्या चीज़ कॉमन दिख रही होगी? यहाँ पर आपको आर दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको आर दिख रहा है, यहाँ भी आर दिख रहा है और यहाँ भी आर दिख रहा है। तो हमने सबसे पहले ये तमाम चीज़ें, ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी? केस 1 में पढ़ी थी कि भाई कोई भी टर्म हो, हम उनमें से कोई एक कॉमन टर्म निकाल सकते हैं अगर वो तमाम टर्म्स में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल आर है, वो तमाम टर्म्स में मौजूद है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने पूरे टर्म्स में से, पूरे एक एक्सप्रेशन में से आर कॉमन निकाल दिया। क्या बच जाएगा? यहाँ से पी क्यू बच जाएगा, यहाँ से क्यू आर बच जाएगा, यहाँ से पी आर बच जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर बच जाएगा। तो यानी ये तो आपको पता ही होगा कि आर स्क्वायर क्यों बचेगा, क्योंकि आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, 3 टाइम आर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर क्यूब आता है, तो एक दफ़ा एक आर निकल जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन केस 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। बस हमने अभी क्या करना है, हमने 2 एक्सप्रेशंस को ऐसे चूज़ करना है जो कि जिनमें से कॉमन निकल सके। यानी ये 2 एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्यू कॉमन निकल रहा है, तो आर को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ब्रैकेट को हम वैसी की वैसी ही रखेंगे। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन निकालना है? क्यू कॉमन निकालना है इस पूरी टर्म में से। ठीक है, अब आप सिर्फ इस टर्म को देखें, तो यहाँ से हमने क्यू कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? पी और यहाँ से आर। अब माइनस साइन को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, माइनस साइन वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ जो हम माइनस साइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको आप पता चल रहा है कि हमने क्या कॉमन निकालना है? आर कॉमन निकालना है। लेकिन आर, ये जो माइनस साइन है, ये एक्सप्रेशन का साइन नहीं होता। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में या पिछले चैप्टर में, कि जो साइन होता है वो हर वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 1 के साथ क्या साइन होगा? अगर नहीं दिख रहा तो हमें पता है कि 1 के साथ प्लस साइन होता है। अगर मैं -2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 0 में से -2 माइनस कर रहा हूँ, नहीं, ये माइनस जो है ये 2 के साथ है, तो आर के साथ ये माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जब हम माइनस आर कॉमन लेते हैं तो हम ऐसे नहीं इसको लिखेंगे हम आर कॉमन ले रहे हैं, हम लिखेंगे आर माइनस का आर हम कॉमन ले रहे हैं। तो इस पूरी टर्म को हम किस तरह लिखेंगे फिर? अब इस पूरी टर्म में से माइनस का आर बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माइनस का आर हम इसमें से निकालते हैं तो क्या बचेगा? प्लस का पी। जाहिर बात है माइनस, क्योंकि माइनस साइन आर के साथ जुड़ा हुआ है और पी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो माइनस का आर निकाल दिया तो क्या बचेगा? प्लस का पी। और यहाँ से हमने माइनस का आर निकाला है, माइनस का आर, तो यानी माइनस का भी साइन चला गया, आर भी चला गया, तो बचेगा क्या? प्लस का साइन। सही है, और उसके अलावा एक आर बच जाएगा हमारे पास। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको रिवर्ट बैक करके भी देख सकते हैं। माइनस आर को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी की पूरी टर्म वापस आ जाएगी। तो आर को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये बाहर का जो आर बाहर पड़ा हुआ है इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह हम इस पूरी टर्म में आपको 2 चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, 2 मतलब पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स कॉमन दिख रही होंगी, पी प्लस आर, पी प्लस आर। तो पी प्लस आर को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बच जाएगा? इस एक्सप्रेशन में से क्यू बच जाएगा और इस एक्सप्रेशन में से माइनस का आर बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास आर आया, सही है, और दूसरा हमारे पास क्या आया है? पी प्लस आर। तीसरा हमारे पास क्या है? क्यू माइनस आर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा क्वेश्चन था ये केस 1 एंड केस 2 से, दोनों से हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आपको देखनी पड़ेंगी एक्सरसाइजेज में।